subscribe to my channel and also press this bell icon. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आधुनिक भारत से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। फ्रेंड्स, ये भाग 1 है और अगर आपने हमारे जीके के और कोई वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उनमें जाके देख सकते हैं। चलिए बिना वेस्ट के टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी प्रश्न अच्छे लेवल के लिए सिलेक्टेड लिए हैं और वही प्रश्न लिए हैं जो आमतौर पर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहली बार राष्ट्रीय गीत वहाँ पर गाया गया था। ये याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, क्या फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा गया था, वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ है? आनंद मठ का अंश है और यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1858, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये रहा स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर चार्ल्स मेंटकाफ, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सर चार्ल्स मेंटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर चौथा ये रहा स्क्रीन के सामने। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पुर्तगाली के द्वारा उपयोग किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 5वां, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। जी हाँ, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के भी संस्थापक थे, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की? नहीं, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना इसके साथ में नहीं की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो 5 का एकदम सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं छठा। प्रश्न नंबर छठा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर ली थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है, किसकी? नाइटहुड की उपाधि दी थी और उसे सम्मानित किया था। और 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। और इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा था। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आया 13 अप्रैल, यहाँ पे प्रश्न उठ जाता है 13 अप्रैल 1919 को क्या होता? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी और किसने फायरिंग के आदेश दिए थे? तो जनरल कौन था? उसका नाम था जनरल डायर, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां ये रहा, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1916 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों
के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो दलों गर्म दल और नरम दल, कौन से फ्रेंड्स, कांग्रेस के दो गए थे दल, गर्म दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया और अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। कौन? अंबिका प्रसाद मजूमदार। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है कोची में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। तो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी वो कहाँ पे? कोची में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो इसका सही उत्तर है गोलकोंडा ने। ठीक है फ्रेंड्स, फरमान जारी किया था। 1632 में अंग्रेजों को गोलकोंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ और इसके लिए शुल्क 500 पगोड़ा प्रतिवर्ष था। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से ये संधि संबंधित थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रोश पर अपना नियंत्रण कायम किया था। काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 ये रहा स्क्रीन के सामने। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीर कासिम के द्वारा साथ लड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है वुड्स डिस्पेंच। कौन फ्रेंड्स? वुड्स डिस्पेंच को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रश्न भेजा था। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सत्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। चलो प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड मायो। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड मायो की हत्या की गई थी। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान वे पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला। प्रश्न नंबर 15 है फ्रेंड्स, लॉर्ड लिप्पन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। किसने? लॉर्ड लिप्पन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिन्होंने क्या किया था? गठन किया था हंटर आयोग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारतीय टकन पंकाजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। कब फ्रेंड्स? जनवरी 1899 में। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि
लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त कब किया गया था? आप लिखेंगे जनवरी 1899 को। ठीक है फ्रेंड्स। उन्होंने भारतीय टकन व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत कराई। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे मराठा में कियावेली कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा नाना फडणवीस को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ठीक है फ्रेंड्स, ये काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 है फ्रेंड्स, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह समझौते जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये फ्रेंड्स जो है ये जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच में नहीं हुआ था। ये तो है ये तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये गलत दिया हुआ है, बाकी जितने भी है ये वो सही है। चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं 20। प्रश्न नंबर 20 है, महासत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महासत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा महासत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अम्बेडकर जी ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, 1668 को प्राप्त किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी है दादू दयाल। तो 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी और यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? और इससे पहले पूछा था कि ये नाइटहुड की रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब ये उपाधि वापस दे दी थी, और ये पूछ रहे हैं कि कौन से सन में दी थी। तो इसका सही उत्तर है 1915। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 1915 बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया और 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस अंग्रेजी को दे दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि JB कृपलानी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1906 को फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, 1906 को बनाया गया था स्थायी संस्था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कृत्तिगम ने की थी और वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1943। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसे।
काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो उन्होंने अंतिम सरकार में किसकी स्थापना की थी। उन्होंने 1943 में स्थापना की थी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतिम सरकार की स्थापना की। इस वर्ष का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया और इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार रूप बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या 1943 1943 को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार में नमक कानून को तोड़ा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 28 है फ्रेंड्स, किस समाजवादी नेता ने जेल में भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम मनोहर लोहिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में, कहाँ पे फ्रेंड्स? अकबरपुर में हुआ था और वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 का कहता है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीर जाफर को बैठा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बंधन की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्वदेश बंधन समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय आउट करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 31, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था, वो कौन था? ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग। वो 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वर्ष हो गए? ये देखिए 56 से ये 60 हो गए, 4 और 2 6 वर्ष के बीच में गवर्नर जनरल रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिलवाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊँगा, ये हिंदी में इसका वाक्य है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर की थी, किस स्थान पर की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोर्ट में ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कोर्ट में बाल गंगाधर ने ये कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? 33, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो इसका सही उत्तर है लाहौर षड्यंत्र। कौन सा फ्रेंड्स? लाहौर षड्यंत्र में वे शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी साड़न्स को गोली मारी, जिनसे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया ये भी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 का कहता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है फ्रेंड्स, नेताजी जिन्हें बोला जाता है, और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में
1943 में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगापुर में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु आनंद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। किसके? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, और उन्होंने अपने बाद गुरु आनंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु आनंद के बाद में आया था गुरु अंगद। ठीक है फ्रेंड्स, गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं संकलन किया, और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया था। कि कौन से लिपि का? गुरुमुखी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछ ले गए। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 36 का कहता है। प्रश्न नंबर 36 है, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुगातर से। किसे? जुगातर से। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया, याद रखिएगा। जुगातर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। क्या था? एक बहुत ही बंगाली क्रांतिकारी अखबार था, और इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है, 1946 के तेभोगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता, और जो उसके मुख्यमंत्री वो है कौन है? ममता बनर्जी। याद रखिएगा, 1946 के तेभंगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंध रखता है? तो वह है पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। तेभंगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी, और यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। इसलिए प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत में किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, तमिलनाडु में स्थित था, याद रखिएगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी, और वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरेकायर लेम्बाई स्ट्रीट में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कहाँ था मुख्यालय? तमिलनाडु, चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है लाहौर में। कहाँ पे किया था? लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था, और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसको फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी की थी। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी 26 जनवरी 1930 को। चलिए अगला और अंतिम और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग आया, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी, और लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में उनके उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश घोषित कर दिया। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया गया, तो इसे भी आप याद करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ शेयर करें, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में नए आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।